मेरे दो दोस्त और हनीफ, खैर आप तो जूनियर हैं, लेकिन मेरे जो दो दोस्त हैं वो बेयर विद मी के जिस ईरा में या जिन सालों में मैं पैदा हुआ था तो वो ग्रीन है। अगर आप बिल्कुल तस्वीर के लेफ़्ट साइड के टॉप पे देखें वो बिल्कुल ग्रीन है। सो दिस इज़ व्हेन वी वर बॉर्न एट कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस। वापस के बच्चे वापस मास जिज़त अमानी वाले में बदलाव when I say then you change, ठीक था वही क्या ना। सो लेफ्ट टॉप पे अगर आप देखें तो उस वक्त 320 ppm था ग्रीन हाउस गैसेस जो थी ना दाना देखा ना डबल दिस वन लेफ्ट टॉप पानी हो रहा था। सो जिन दिनों में मैं पैदा हुआ था उन दिनों में माहौल बिल्कुल ठीक था, क्लाइमेट चेंज ताज़ा सर उठाने लगा था, बट दिस वाज acceptable, this was livable and the conditions were very pleasant. तो मैं तो उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो जब पैदा हुए थे उस वक्त माहौल बहुत मज़े का था। आप जाड़े का बाकायदा बता सकते थे कि जी किस तारीख़ को, अक्टूबर के किस तारीख़ को या नवंबर के किस तारीख़ को जाड़ा शुरू होगा और ये 3 हफ्ते तक रहेगा। अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू। ये दिस इज़ बेटर, ये तो और भी अच्छा हो गया। बस दगवाज गा रहे दासो कम दे सर वाच लाउड स्पीकर दे पीली कले अच्छा मला नु तस्वीरों वाले नहीं तो कर कलर आता साच हो कलर आता साच दस लो बदे यार। So आज when I checked it yesterday, this was 425 ppm yesterday. ग्लोब पे 425 ppm था कल, which is just 25 ppm away from becoming irreversible. 450 के जैसे ही ppm को यह टच करेगा दुनिया दूसरा दोज़ख बन जाएगी और आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि उसके आगे क्या होगा। जो 2023 और 24 के दरमियान, दोनों फरवरीज़ के दरमियान जो फ़र्क आया था वो अब तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। एक साल में 6.38 ppm का इजाफा हुआ था, विच इज़ एन ऑल टाइम रिकॉर्ड 2 फरवरी के दरमियान। अब इसका जब इस साल का जज किया तो ऑलमोस्ट उसी फिगर को टच कर रहा है जो पिछले साल की फरवरी में था। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि किस तेज़ी से हम एक बहुत बड़े सानहे से दो चार होने जा रहे हैं। नेक्स्ट, मुझे बहुत अरसे बाद ये चीज़ मिली, मैं ढूंढ रहा था इसे काफ़ी अरसे तक। अब बहुत दिलचस्प है, आखिरी दफ़ा पेशावर में बर्फ़बारी हुई थी 13 जनवरी 1964 को। वही बर्फ़बारी मर्दान में भी हुई थी और वही बर्फ़बारी नौशहरा में भी हुई थी। और मेरे और हनीफ रसूल साहब के एक बहुत देरीना दोस्त हैं, मेरे तो बहुत सीनियर हैं, और वो भी काका खेल है, लुत्फुल्लाह काका खेल साहब, जो किसी वक्त में वाइस चांसलर रहे कोहाट यूनिवर्सिटी के। वो कहते हैं मैंने बाकायदा उस पर वो बनाए, उनके साथ बर्फ़ के साथ खेले हम। सो इन एन एरिया विच इज़ कॉल्ड द डोर ऑफ नॉर्थ, मर्दान पेशावर, ये जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दे वर कॉल्ड डोर टू द नॉर्थ। और अंग्रेज़ों के वक्तों में एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था और वो था डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेशावर। पूरा मालाकंड और हज़ारा एक पेशावर वैली के एक डिस्ट्रिक्ट के नीचे आते थे। तो उस वक्त बर्फ़बारी हुई, लास्ट बर्फ़बारी पेशावर में 1964 में हुई, विच मीन्स कि ये वो एरिया था जो स्नो बाउंड एरिया था। और जो आज की सूरत हाल है वो थोड़ी देर में आपको दिखाई दे जाएगी। मैंने बाकायदा सबूत इसलिए लगा लिए हैं कि ये हवाई बात नहीं है, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। नेक्स्ट, अब आप सब लोगों को कॉन्शियस होना है। 2 चीज़ें हैं जो अप फ्रंट आपकी जो एज है उसको, आपकी ज़िंदगियों को, आपके करियर्स को, आपके इर्द गिर्द को, आपके माहौल को जो मुतासर करेगी, वो 2 चीज़ें हैं, बकाया सब उसके इर्द गिर्द हैं। एक जो चीज़ है वो ये कि क्लाइमेट चेंज आपकी सब चीज़ों को बदल देगी। कब आपने सीड सोइंग करनी है, कब हार्वेस्टिंग करनी है, कौन सा पानी है, साफ़ है, किस तरह इस्तेमाल करना है, कहाँ जाना है, आपको बाकायदा बता दिया जाएगा। पेशावर के अंदर मैंने कोई 10 जगहों पे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग गैजेट्स लगाए थे 2019 में, और मुझे
उन गैजेट्स की रीडिंग से पता चला कि अगर आप 12 बजे के करीब जनरल बस स्टैंड पे जाएं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। वो जो हवा है, जिस हवा को आप अंदर लेके जाते हो और बाहर लेके आते हो, वो इंतहाई ख़तरनाक है। लिहाजा जो चीज़ होने जा रही है वो ये कि आपकी ज़िंदगियों को क्लाइमेट चेंज बहुत ठीक ठाक मुतासर करेगी। लिहाजा अब के आपने जो भी फैसले लेने हैं वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से ही लेने हैं। सेकंड जो चीज़ आपको मुतासर करेगी वो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट्स है। और अब तो सब कुछ बच्चे को पता चल गया, अगर उसको ये समझ आता है या नहीं आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसके बावजूद आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो क्लाइमेट चेंज हैबिटेबिलिटी डिटरमिन करेगी कि इस दुनिया में आपने रहना कैसे है, रहने के तौर तरीके कैसे हैं, सलीका कैसे सीखना है, कौन से वो अवामिल हैं जो जहन में रखने हैं, कौन से अवामिल कार फरमा हैं जो आपकी आदतों को और आपके उसको लेके जाएंगे आगे। और टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट करने का सलीका सिखाती है कि आपने अडॉप्ट कैसे करना है और आपने फिर रिस्पॉन्ड कैसे करना है। अब इन दोनों के हल का रास्ता क्या है? तो लिटरेचर बीच में आ जाता है। लिटरेचर कहता है मैं वो ब्रिज हूँ जो आपको बताएगा कि आपने कैसे इनोवेट होना और आपके कौन कौन से एक्शंस हैं। तो मैं बताऊंगा कि कौन से एक्शन लिए जाए, कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए उन दो बड़े चैलेंजेस को जो कि क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी आपके सामने रखता है। नेक्स्ट जी, ये स्लाइड वैसे आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए वो होगा, लेकिन मैंने सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन कि आपको फ़र्क का पता चले कि वेदर क्या है और क्लाइमेट चेंज क्या है, इसके बीच के जो वो हैं, ये सिर्फ टाइम स्पैन पे है, कितने अरसे में कौन सा काम होता है उस पे ये डिपेंड करता है। मसलन वेदर जो है वो डे टू डे है, सीज़न जो है वो हर 3 महीने के बाद है, क्लाइमेट है तो 1 साल का है, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी तो साल से लेकर डेकेड्स तक 10 साल तक है। लेकिन अगर ये बात डेकेड से सेंचुरीज पे चली जाए, यानी एक ही पैटर्न चले, अनप्रेडिक्टेबल हो, ऊपर नीचे हो, तो वो क्लाइमेट चेंज। 5 स्फीयर इंटरेक्ट करते हैं। अगर आप देखें बड़े क्लोजली तो आपको अंदाज़ा होगा कि सारी कायनात आपकी 5 स्फीयर्स के इंटरेक्शन से ये सारे अवामिल बनते हैं। मौसम बनता है, चेंज आता है, गर्मी है तो सर्दी है, ख़ज़ा है तो बहार, ये सब कुछ 5 स्फीयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो जब तक तो आराम था, ये 5 आपस में को एग्जिस्ट करते रहे, आपकी ज़िंदगी भी आराम से रही। आपको अचानक ख्याल आया है कि मुझे अपनी लाइफस्टाइल को बदलना है, मैंने अपने तौर तरीके जीने का जो तरीका है वो उसको मैंने स्पीड अप करना है। मुझे आराम नहीं है कि आराम सुकून से मैं खाना खा रहा हूँ, दोस्तों के पास बैठ रहा हूँ, थोड़ी आराम से ज़िंदगी जी। आपने कहा नहीं जी, स्पीड अप करना है। व्हेन यू स्पीड अप थिंग्स अगेंस्ट द स्पीड ऑफ नेचर यू चेंज एवरीथिंग। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ में ये हुआ कि आपने स्पीड बढ़ाना शुरू की, और इस सेंचुरी के स्टार्ट पे 3 चीज़ें डिटरमिन कर रही थी कि कौन से कौम ने और मुल्क ने आगे जाना। वो था प्रिसीजन और स्पीड, और तीसरा था कि नंबर ऑफ ब्रेन्स, किस कौम के पास, किस मुल्क के पास सोचने वाले काम के जो ब्रेन्स हैं। पाकिस्तान के 26 करोड़ कद्दू की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे कद्दू बहुत ज़्यादा हैं, जो ब्रेन्स हैं वो बाहर हैं। तो वो जो ब्रेन्स हैं वो कितने हैं पाकिस्तान के पास? अभी आपको 2 मिनट में बताऊंगा, स्लाइड का हिस्सा नहीं है वो, लेकिन चूंकि आप स्टूडेंट्स बैठे हैं तो उनका आपको बताना बहुत ज़रूरी है। 70s में इन्होंने कहा कि जी हम एक, जिस तरह हर चीज़ के डेफिनेशन है, उन्होंने कहा जी हम ऐसे करते हैं कि डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सा कौम S&T में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में आगे है। तो पर मिलियन पॉपुलेशन पे अगर आपके पास 1400 इफ़ेक्टिव ब्रेन्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो मुल्क डेवलपिंग कहलाएगा। ये 1972-73 की बात। आज पाकिस्तान, सिर्फ 2 साल पहले का फिगर बताता हूँ। सो दिस वाज अबाउट 363 ब्रेन्स पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन। 1400 ये 1973 में था। आज मेरे पास 363 है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि आपकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, आप किस नहज पे जा रहे हैं।
तो मुझे पिछले दिनों किसी जगह एक इंटरव्यू देने का मौका मिला, तो मुझे पूछा गया कि जी क्या सूरत हाल है। मैंने कहा जी स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि आपके पास पिछले साल जुलाई तक 3,25,000 IT और कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स थे, जो तैयार माल पड़ा हुआ है मार्केट में, जिसको सिर्फ एम्प्लॉय होना है। एंड द रिपोर्ट सेज दैट 80% ऑफ दिस 3,25,000 ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल। किन के? कंप्यूटर साइंस और IT के, मैं बकाया सब्जेक्ट्स की बात ही नहीं कर रहा। उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आप कहाँ खड़े हैं। आपके पास जो माल पड़ा हुआ है वो भी 80% इस काबिल नहीं है कि उसको आप चलाया जा सके। ये है आपकी तालीम का सिमत, जो आपने अब खुद डिटरमिन करना है। फॉर गॉड से कि आपको कोई बड़ा आकर कहे कि जी मैं आपके लिए कुछ करने के मूड में हूँ, बिल्कुल भी उसकी बात पे यकीन ना करें। इस वक्त हालांकि मेरी महफिल में बैठ गया तो ताली बजानी नहीं है, फिर सही बजानी है। मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा, ये नीमचा हाथ मिलाना, नीमचा गले मिलना, ऐसे दूर दूर से मिलना, ये क्या है यार? ये सब दीज आर ऑल लाइक द डिटेरियोरेटिंग इंडिकेशन ऑफ द सोसाइटी। आपको ना सेलिब्रेट करना आता है, ना किसी के साथ बैठना आता है, ना मिलना आता है, ना बात करना आता है। वे सारा सलीका सीखें। नेक्स्ट जी। It took the Almighty Allah 4.5 billion years to create the earth for you. आपके लिए दुनिया बनाई उसने। हालांकि ये जो 4.54 या 5 बिलियन ईयर्स हैं, they were technically 6 days। आपको पता है ना, आपका मेरा और आपका ईमान यह है कि दुनिया कायनात सिर्फ 6 दिनों में बना है। सो बट सिंस द साइंस सेज कि जी 4.5 बिलियन ईयर्स है, हमें यकीन करना पड़ेगा। It took that much of time for the Almighty or the nature to create the world. But it took us just 200 years to bring it to the brink of annihilation. तबाही और क़यामत के करीब आप उसको ले आए हो। वहाँ उसको 4.54 बिलियन ईयर्स लगे ताकि वो आपके लिए दुनिया बनाए, आप उसमें खेलें कूदें, आपस में चुगलियाँ खाएं, आप बैठ के हैं खाना हजम नहीं होता तो ग़ीबत करें। वो this is what you are doing. It took you 200 years to bring it to the edge कि ये तबाही से दो चार हो गया है। नेक्स्ट, 8 लाख साल लगे कुदरत को कि वो 120 ppm ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा करे। 2011 वाला फिगर बड़ा उसमें आपको दिखाई देगा। 2011 तक ये पीछे 8 लाख साल में सिर्फ 120 ppm ज़्यादा हुआ, और उसके बाद 115 सालों में या 114 सालों में आपने उसे डबल कर दिया। इट इज़ नाउ 425। वी जस्ट रेड इट अ लिटिल व्हाइल अगो। आप अंदाज़ा करें कि 8 लाख साल में क्या हुआ, और पर्टिकुलरली ये जो ज़्यादा हुआ है ये पिछले 30 सालों में ज़्यादा हुआ है। इट हैज़ मोर देन डबल्ड। 30 सालों में आप अपने खुद को तबाह करने पे लगे हुए हैं। आई मीन इट्स नोबडी एल्स इज डूइंग इट फॉर यू। आप खुद आपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन का बटन दबाया हुआ है और आप चाहते हैं कि आप तबाह हो जाएं। तो हूँ, आपने बस अब तय वो इरादा कर लिया, तो मैं कौन और अनीफ साहब कौन है और ये साहब कौन है जो आपको बताए कि अपना करें। नेक्स्ट जी। आप हर साल, ये मैं 2024 का फिगर है, हर साल 48.6 गीगाटन्स ग्रीन हाउस गैसेस हवा में छोड़ रहे हैं आप, जिसमें से 37 गीगाटन्स जो है वो सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स के मद में है। वो जो आप जलाते रहते हो, गाड़ियां चलाओ तो एयर कंडीशनर चलाओ, तो इस किस्म की चीज़ों में 37 गीगाटन्स जो है वो आप उसका जो हिस्सा है 41.6 गीगाटन्स का। अब तक आप जब से आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू की, जब से आपने ख़ुद को आग लगाने का इरादा कर लिया और तबाह होने की बुनियाद रखी, 2.5 ट्रिलियन गीगाटन्स आप हवा में छोड़ चुके हो। और आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि हर एक कार्बन का मॉलिक्यूल या कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है जो हवा में जाता है, इट टेक्स इट 200 ईयर्स, 200 साल लेता है कि ये मरे। तो आपको इससे अंदाज़ा लगाए कब तक ये तंग करता रहेगा।
जब तक ये आपको तबाह ना कर लेगा इसको आराम नहीं आएगा, इसलिए कि ये आपने खुद बोया है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव डन योरसेल्फ, नोबडी एल्स हैज डन इट फॉर यू। तो आप अंदाजा लगाएं कि आप 2.3 ट्रिलियन गीगाटन्स का हल क्या निकालेंगे, किस तरह इसको खत्म करेंगे। आपको इंसान बनना पड़ेगा। जब तक ये आप इंसानियत के उसमें दायरे में नहीं आएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता आपके पास इसका हल निकला है। नेक्स्ट, आप क्या कर रहे हैं ये मुझे मैं आपको जस्ट खामोश रह के 30 सेकंड का टाइम देता हूं, इसको पढ़ लें। आप देख लें कि आप क्या कर रहे हैं। जिस डाइपर का अंदाजा लगाएं कि आप सिर्फ डाइपर के लिए अगर आप देखें तो डाइपर कितना टाइम लेगा आपसे। 1 डाइपर विल टेक 450 years कि वो डिसॉल्व हो, डिसइंटीग्रेट हो, वापस कुदरत में जाए। 450 साल वो जो पोटी के लिए आपने बनाया हुआ है, बच्चों के और बड़ों के, और उसके लिए इट विल टेक यू, इट विल हर्ट यू फॉर 450 years। वो जो आप जैसे मछलियां पकड़ते हो उसका हाल देखें, वो 600 साल लेगा। प्लास्टिक के बॉटल्स जो हैं, मुझे कोई वो देगा जरा, पानी की बोतल है किसी के पास? मैंने ये भी अभी आपको बताना है कि इसका क्या कमाल है आपकी ज़िंदगी में। शुक्रिया, मैं पानी नहीं पीऊँगा इससे, डोंट वरी, थैंक यू। इससे आप अंदाज़ा लगाओ कि आपको अपनी कहाँ जाके आपको करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, आपने अपना आपको ठीक करना है। आपने अलग का फोटोग्राफर आ गया, अनीफा वो पीछे आ गया, फोटोग्राफर आ गया, अल्टीमेटली अराइव। नेक्स्ट हेलो माता गोरा का नाम तो कैमरामैन खुमा होती हुई, कैमरामैन रहा तो वो दस है। अच्छा, जब लोगों को थोड़ी सी तकलीफ हुई ना, लोगों दुनिया के बड़े बड़ों को अचानक ख्याल आया, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, उनको ख्याल आया, तो दे सेट इन पेरिस इन 2015। 196 ममालिक आपस में बैठे, उनके सरबराहान, वो जो अपने आप को बड़े बड़े 30 मार खान और वो समझते हैं मेरी और आपकी किस्मतों के फैसले करते हैं। खुद के बाथरूम अटेंड करना सही नहीं आता, इधर मेरी किस्मतों के फैसले हो रहे हैं। बिलीव मी, इनको बाथरूम अटेंड करना नहीं आता, ये अपनी जगह एक फ़न है। 196 ममालिक इकट्ठे बैठे और उन्होंने फैसला किया है कि हमने 2030 तक 45%, वो जो 2.13 का और जो 41.6 गीगाटन्स का जो मामला है, उसका 45% कम करना है बाय द ईयर 2030, 2030 तक। आप यकीन करें कि आपने कक भी नहीं किया है। दैट इज वाइट इज 4 to 5 इस कल की दिन की बात। क्या कम किया आपने? कुछ भी नहीं कम किया। आपको टेम्परेचर को 1.5 डिग्रीज तक रखना है बाय 2030, और वो तभी होगा जब आप ग्रीन हाउस गैसेस को कट करोगे। अब अगर आप 75% भी कम करोगे तब भी 2030 का टारगेट अचीव नहीं होने का। 2030 तक प्रेडिक्टेड है कि ये 4.450 ppm पे चला जाएगा, लेकिन अब यकीन करें कि ये उस तक इंतज़ार नहीं करेगा। मैं आपको प्रेडिक्ट करता हूँ, मेरे से लिख के ले लेंगे, 2027 में 450 हो जाएगा। इसलिए कि अभी तो एक बहुत बड़े मामा जी ने आके ऐलान कर दिया कि मैं तो पेरिस एग्रीमेंट ही नहीं मानता। सूख दे अतवाड़ा जन तू नवर की वाला जर जर बमू तबाह की बजुबा वापस दा किस्सा ही ख़त्म, दुनिया ख़त्म, किस्सा ही ख़त्म। वो कहता है कि मैं मानता ही नहीं हूँ, ये क्या बकवास है। उसने ये भी ऐलान कर दिया कि जो प्लास्टिक पे बैन था, मैं उस बैन को भी लिफ्ट कर रहा हूँ। और प्लास्टिक भी जिस किस्म का यूज़ करना चाहें करें आप। इधर हम बायोडिग्रेडेबल थे, पता नहीं मेरे जो जितने भी बायोटेक्नोलॉजी और उस वाले दोस्त थे लगे हुए, बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल। वो कहता है मड़ा राशि सोबाड़ दलरा बहू, ये क्या बायोडिग्रेडेबल है। फॉर अ नेशन और अ कंट्री दैट इज द बिगेस्ट नंबर 1 कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस गैसेस अनाउंसेस विड्रॉल फ्रॉम दिस एग्रीमेंट, और मैं आपको गम खाया जा रहा है कि यार पता नहीं क्या कर लेगा हम जब, बट दे डोंट रियलाइज। बिकॉज अभी अभी उनको जो आग लगी थी लॉस एंजलिस में, तो वो तो मेरी और आपकी तरह तवहम परस्त मुसलमान है जिन्हें डर लगा रहता है कि जी
वो ये हो गया तो पता नहीं ये हो जाएगा ना, हम सूफी से अपना सिर खंदा खंदा गुरी रिश्ता जरूरत खबर हो लगी ना। हमने जितने सूफियान गोपियान हैं उन सबको समझ आ जाएगा। इस कमरे में बैठे वैसे काफ़ी सारे सूफी बैठे हुए हैं। व्हाट आई मीन टू से इज कि आपको, अगर आप साइंस पे यकीन नहीं रखते, जो कि चूमक्की की लड़ाई चल रही है जब से मज़हब और उसकी बहस शुरू हुई है कि जी इस्लाम ये कहता है और साइंस ये कहता है, आपस में आपको समझना है कि इस्लाम मुजस्सम साइंस है, लिटरेचर मुजस्सम साइंस है, अगर आप समझे तो। नेक्स्ट ये दिस इज अ कॉमन रूल, एवरीवन नोज क्या है ये। रूल नंबर 1 ये है कि द बॉस इज ऑलवेज राइट। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 1 अगर आप नहीं मानते तो रूल नंबर 2 पे चले जाएं। रूल नंबर 2 ये कहता है कि आप रूल नंबर 1 पे चले जाएं, विच मीन्स कि द बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस जो कहता है ठीक कहता है, आपको जीना है। ये मेरे जो दोस्त हैं इनको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि बॉसिज्म का मतलब क्या है, उनको भी पता है। तो मुतासिरीन ने बॉस है इन दिनों में, मेरे जो हिस्ट्री के दोस्त हैं, और ये साहब भी बहुत भुगत चुके हैं बॉसिज्म को। खान दिखा ना मज़ा वाला और की जगह खबर हो तो, बिकॉज हम सब ने अपनी अपनी जगह छोटी हो या बड़ी हो चमचगिरी की है, इन एनी शेप वी ऑल हैव डन दैट। सो बॉस अब कौन है इस वक्त? हु इज़ द बॉस दैट डिफाइंस कि मैंने कैसे जीना है, कैसे मरना है, किस तरह खाना है, कब खाना है, कौन सा लिबास पहनना है, कौन सा सीज़न है जिसमें कौन सा लिबास पहनना है। अभी सर्दी ख़त्म नहीं हुई है और लॉन निकल आए हैं। वी हैव स्टार्टेड टू वेयर क्लोथिस जो कि हमें अब सर्दी नहीं लग रही, सर्दी ख़त्म। द सर्दी ख़त्म ऑन द 6th of Jan, देयर वॉज नो सर्दी। इस दफ़ा पेशावर में बारिश के नाम पे फ्रॉड हुआ है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। वो जो कल हुई थी वो भी ऐसी गप लगाई उन्होंने, आज से तरम क्या है पे उकड़ा संगा खलक पर बादरंग उबानी गई है रेड़ों की चिपराती दस तक है ना। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो आर न्यू बॉस इज क्लाइमेट चेंज। ये हमारी जिंदगियों को डिफाइन करता है। मैंने कब सोना है, कब जागना है, कब चलना है, कब धूप में चलना है, कब मैंने साए में खड़ा होना है। इट डिफाइंस एवरीथिंग। कब आपने रिंग रोड पे जाके गोश्त खाना, ये भी ये डिफाइन करता है। सो द न्यू बॉस इज द क्लाइमेट चेंज। वो मेरी जिंदगी को ले बैठा है कंट्रोल मेरा सारा। वो जिस कंट्रोल को मैं बड़े फ़ख्र से कहता था कि जी मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ, तो अशरफुल मखलूक़ात में ख़ुद को इसके घेरे में डाल दिया है, सारा अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। नेक्स्ट जी, ये एक्चुअली हर साल कॉम्पिटिशन्स और गेम्स ऑर्गेनाइज करता है। इसने 2023 और 24 में रोस्टिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। मुकाबला था दुनिया की आग का और दोज़ख की आग का, कौन जीतेगा। दोज़ख की आग कहते मैं आपको जलाऊंगा, दुनिया की आग कहती मैं जलाऊंगा। इट्स अ कंपटीशन बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड द हेल फायर। तो ये हर साल रोस्टिंग कंपटीशन करता है। और अगर किसी ने पिछले साल की गर्मी और उससे पिछले साल की गर्मी पेशावर में गुजारी है, उसको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये दोज़ख की एक झलक है। एंड द टेम्परेचर इन दो समर्स वर एक्सीडिंग 2.4। आपको ये समझना है कि टेम्परेचर आपका कहाँ चला गया था। नेक्स्ट जी, फिर सैलाब लेके आता है और तबाही फेर देता है। आपकी लेफ्ट साइड को जितनी 3 तस्वीरें हैं, लेफ्ट वो पाकिस्तान की हैं, बीच की जो तो ऊपर की तस्वीर है वो ईस्ट अफ्रीका की, और उसके नीचे लिबिया की, और उसके राइट साइड पे जितनी तस्वीरें हैं वो दुबई की हैं। बट इट हैपेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सैलाब आए हर जगह पे। आपको ये समझना है कि लोग हमें जब वो कहते हैं ना रेफ्यूजीज़, तो हमें एक ही नाम आता है क्योंकि हम पले बड़े उसी एक नाम के साथ थे, अफ़गान रेफ्यूजीज़। नहीं, यूएन का पूरा एक इदारा है जो रेफ्यूजीज़ को पूरी दुनिया में संभालता है। वो आए थे सिर्फ 30 लाख हमारे पास मुहाजिर बन के। 2050 में लोग खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारेंगे। 1.2 बिलियन लोग, विच इज़ अबाउट ऑलमोस्ट लाइक 1.2 ऑफ एवरी 9 बिलियन लोग उस वक्त वो मूव ऑन पे होंगे, रेफ्यूजीज़ होंगे, वो उनके घर नहीं होंगे।
और मैं आपको लिख कर देता हूं कि मैं अपना अगला घर K2 में बनाऊंगा 2 साल बाद, बिकॉज साउथ इज गोइंग टू बी अनइनहेबिटेबल, नॉर्थ इज गोइंग टू बी ए प्लेस जहां भागते चले जाओगे। आप वहां जाओगे जहां आपको पानी मिलता है, जहां आपको आसूदगी मिलती है, आप दुनिया, आधी दुनिया आपकी खाली हो जाएगी। नेक्स्ट, ये बड़ा कॉमन है, इसके बाद आपका असल टॉपिक शुरू होगा। बड़ा कॉमन है कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ वो जो बची हुई रोटी होती थी उसकी चूरी बना के ऊपर छत पे फेंकती थी ताकि चिड़िया आके खाएं। नो मोर चिड़िया। अब आपको दूरबीन में नज़र आती है चिड़िया, कहीं 1 आध 2, वो भी किसी किले वाले में नज़र आएंगे, अर्बन में तो आती नहीं है। जो चीज़ उसकी जगह ले गई है वो कौवे हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ इट? कोई किसी को पता है क्या हुआ है ये? व्हाट हैज हैपेंड? चिड़िया गायब, कौवा मल्टीप्लाई कर गया है। कोई रीज़न आपको पता इसका? एनी एक्सप्लेनेशन? कैंपस में कौवे जो है ना, ये बाकी के अंडे खा के और उसके बच्चे खा के तो गुजारा करते हैं, तो एक कम हो रहा है। किसी और को पता है? बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दे, और का सही जवाब और का दा डिप्लोमेटिक जवाब, बट इट्स वन ऑफ द एक्सप्लेनेशंस, इट्स वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन। जी, ए मामा दे खुश कन तास तस्वीर आले कने सो खबर मबर की त बस गोरे लगे तम मजे ले तम गोरे चीज मरगा सोना कम शो था कसम दे। No, there is a scientific explanation, and the scientific explanation is that natural process है, उसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में होता ये है कि जब आप कुदरत के एक ऑर्गन के साथ छेड़ते हो तो दूसरा ऑर्गन बढ़ के उसको बैलेंस करता है। तो कुदरत में कोई चीज़ अनबैलेंस रह ही नहीं सकती, आपकी तबाही भी बैलेंस्ड होके आएगी। तो हुआ ये कि आपने गंदगी फैलाना शुरू कर दिया, आई मीन यू हैव इंक्रीज द पोल्यूशन लेवल्स। तो अल्लाह के पास उस पोल्यूशन को डाइजेस्ट करने का हल चिड़िया नहीं है, कौवे हैं। गंद खाते हैं, गंद देखेंगे और गंद खाएंगे। काकरोच बढ़ जाएंगे, कौवे बढ़ जाएंगे, चूहे बढ़ जाएंगे। आई मीन ऑल दोज एनिमल्स दैट कैन टेक केयर ऑफ योर गंद, जो गंद आप क्रिएट करते हो उस गंद को उन्होंने संभालना है। दैट इज वाई चिड़िया गायब, कौवा इन। It's not the climate change, it's your habits, your attitudes that has actually made it. अब ये यहाँ नहीं हो रहा, सिर्फ पूरी दुनिया से 80% चिड़िया की पॉपुलेशन गायब हो गई है। और अगर किसी को वो चाइनीज एक्सपेरिमेंट याद हो तो चाइना ने एक दफ़ा कहा कि जी मेरी फसलों को खा रहा है तो मैंने क्या करना है, मेरे सारी चिड़ियों को मार देना है। तो उन्होंने ऐलान किया कि जी 2 दिन मुतवातिर चिड़ियों को बैठने नहीं देना आपने। वो लगे रहे और उन्होंने 2 साल में 2 दिन में चाइना की सारी चिड़िया मार दी। वो ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि उन्होंने हिसाब किताब लगाया कि एक चिड़िया पूरे साल में 4 किलो गंदम खा जाती है या जो भी। तो हर एक चिड़िया के सर पे ये बच गया। कुछ दिनों बाद फसलें तबाह होना शुरू हो गई। वो ये क्या हो गया, वो जो चिड़िया जो थी वो तो हमने ख़त्म कर दी, तो अब क्या मसला हो गया? व्हाट हैपेंड इज कि टिड्डे आके उन्होंने खाना शुरू कर दिया फसलों को, वो इनको पसूड़ी पड़ गई। व्हाट हैपेंड, इन्होंने असल में वो बैलेंस तोड़ा। दे हैड टू इम्पोर्ट चिड़िया फ्रॉम सम अदर कंट्री, और इम्पोर्ट करा के फिर उन्होंने अपने आप को महफूज कर लिया और उसके बाद तौबा कर ली कि हम ये काम नहीं करेंगे। हमने उल्टा सोचा हुआ, हम किसी भी गली में चले जाएं, मेरे ज़माने में कभी चूहा इससे बढ़कर नहीं होता था, अब खरगोश के और बिल्ली के साइज के चूहे फिर रहे हैं यहाँ पे। आप चाहते ये हो कि ये चीज़ें बढ़ें, जब बढ़ेंगे तो ये गायब हो जाएगा, चिड़िया गायब हो जाएगी, कौवे आ जाएंगे, चूहे आ जाएंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट जी, लास्ट दुनिया जो तबाह, दुनिया 5 दफ़ा तबाह हुई है जब से बनी।
और इस टाइम उसका वो देख लें कि परसेंटेज क्या था। लास्ट टाइम दुनिया 76% तबाह हुई थी 6.5 करोड़ साल पहले। द नेक्स्ट मास एक्सटिंक्शन इज बाय 2050। 50% ऑफ द आबादी ऑफ द दुनिया इज गोइंग टू वैनिश, ख़त्म। 2030 तक तो इरिवर्सिबल हो जाएगा, और उसके बाद जो कुछ आपके साथ होगा वो ये स्लाइड उसके लिए है। अगर आपने इसको ठीक करना है 75% आज से आपने अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करनी है। नेक्स्ट अरीफ खाना, अब नकल छोड़ के ये 13 स्लाइड है वो जिसके लिए आपने मुझे यहाँ रखा हुआ है कि पढ़ने का मकसद क्या है, अब पढ़ते क्यों हैं, क्यों लिटरेचर पैदा होता है और क्यों लिटरेचर और लोग दिमाग लड़ाते हैं। और हनीफ खान जैसे और सरीर खान जैसे और मेरे जो हिस्ट्री वाले दोस्त हैं, ये बैठ के घंटों के हिसाब से अपनी और अपनी फैमिली का वक्त एक तरफ रख के आपके लिए तख्लीकारी करते हैं। पढ़ने का मकसद क्या है? अगर आप जो कुछ पढ़ते हैं उसे याद रखें तो मकसद तो सोच को बदलना है, याद रखना नहीं है। इट इज़ टू चेंज द वे यू थिंक, इट इज़ द वे कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से कैसे बदलेंगे। किताबों के मुतालिया रूह के अंदरूनी हुस्न के औजारों में से एक है। आपके पास एक टूल है अंदर की खूबसूरती के बढ़ाने का, सोच को खूबसूरत करने का, पॉजिटिव थिंकिंग पे जाने का, एक दूसरे की तकलीफ को महसूस करने का, एक दूसरे के भलाई का सोचने का। दिस इज़ हाउ यू रीड फॉर इट। देयर इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो एंटरप्रेन्योर भी है और खल्क़ खुदा के काम भी करता है, उस जालिम का बच्चा है और उसके पास अल्लाह ने उसको एक दिमाग दिया हुआ है। मार्क क्यूबन नाम है उसका, गूगल करके इसके मुतालिक पढ़िएगा। वो कहता है आई रीड फॉर आवर्स एवरी डे टू फाइंड एन आइडिया दैट कैन हेल्प इम्प्रूव माई लाइफ। मैं हर रोज पढ़ता हूं कि अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर करूं। 83 मल्टी बिलियनियर्स हैं इस वक्त दुनिया में, और उन 83 मल्टी बिलियनियर्स में से सिर्फ 13 ऐसे हैं जो मोरूसी मल्टी बिलियनियर्स हैं, जिनको विरसे में माल दौलत मिली है। जो बकाया 70 हैं वो मेड हैं, सेल्फ मेड हैं। एंड एवरी वन ऑफ देम वर इंटरव्यूड बाय ए पर्सन कि जी आपकी इस मल्टी बिलियन की तरक्की का राज क्या है। तो उसे बताया कि जी हम 52 किताबें पढ़ते हैं हर साल, अ बुक अ वीक, हर हफ्ते एक किताब पढ़ते हैं और तब तक पढ़ते रहते हैं। उसमें कहा जी करते क्या हो इन हर किताब को पढ़ने का, मसला क्या है तुम्हें, कब्ज़ है क्यों पढ़ते हो, कब्ज़ दूर करना है अपना। उसने कहा नहीं, हम इसमें से आइडिया देखते हैं। तो कहो यार आपके पास तो दुनिया के आइडियाज होंगे। उसने कहा नो, बिजनेस की कामयाबी का, इंसान की कामयाबी के लिए 1000 आइडियाज नहीं चाहिए, एक आइडिया चाहिए, एक ख्याल, एक चीज हाथ लग जाए वो कामयाबी का राज है। तो ईच वन ऑफ दो 70 मल्टी बिलियनियर्स स्टार्टेड टू चेंज देयर लाइफ एंड द लाइफ अराउंड देम विद जस्ट वन आइडिया। वॉरेन बफेट कामयाब तरीन बंदा है ग्लोब का, लेकिन वो कहता है मैं रोजाना 500 सफ़ात पढ़ता हूं, तब सोता हूं जब मैं 500 सफ़ात पढ़ लेता हूं। बिल गेट्स कहता है कि मैं हर साल 60 किताबें पढ़ता हूं, 50 किताबें पढ़ता हूं। मैं तो 52, मैंने एग्जाम्पल दी काफ़ी सारों की। ये वो सबसे कामयाब लोग हैं, पढ़ते हैं। पढ़िए ताकि आपके दिमाग रोशन हो, आपका अंदर का, आपके अंदर की खूबसूरती आए बाहर। नेक्स्ट, फिर मैंने थोड़ा सा गूगल किया ताकि पता चले कि कौन सी कौम कितना पढ़ रही है। सो इस पर वीक कौन सी कौम कितना पढ़ रही है, इंडिया टॉप्स। उसका हर एक बंदा पर वीक कितने आवर्स पढ़ता है आपके सामने, 10.42 आवर्स अ वीक एवरी इंडियन रीड्स। ठीक, और उसके बाद बकाया लोग हैं अच्छा खासा पढ़ते हैं। खुद को भी अभी ढूंढना है ना कि हम कितने बड़े कारनामे करते हैं, खुद हम पाकिस्तान के लोग कितने बड़े कारनामा साज हैं। नेक्स्ट लगाइए जनाब, अब देखिए खुद को। दिस इज द टॉप 10 बॉटम। हम सिर्फ ब्रुनाई और अफगानिस्तान से बेहतर हैं।
और ये भी अगर 1 घंटा 2 घंटे पीछे चले गए तो फिर बिल्कुल बॉटम पे आ जाएंगे। आपने पढ़ना छोड़ दिया है। 26 करोड़ लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है। तब फोटो ना लिखो, सही है क्या लिखा मोशन किया, तो पढ़ना छोड़ दिया आपने। इसका मतलब है कि आपने सोचना छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि आप तन आसान हो गए हैं। हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे बड़ा हमें गुरूर है और हमें मान है कि जी हमने दुनिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अचीव कर लिया। यकीन करें कि आपको मुफ्त में मिला है। आपने सुजुकी से 10 करोड़ की गाड़ी का जो सफ़र है वो आपने एक स्टेप में लिया है। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स फॉर अ नेशन एंड पीपल टू मेक दैट जंप और द जर्नी। बाहर से भीख आती रही इस 74 साल में और आप भीख मंगे होते चले गए। आप तन आसान होते चले गए और आपने स्ट्रगल करना छोड़ दिया। स्ट्रगल के लिए रास्ते तलाश करने पड़ते हैं, जुस्तजू करनी पड़ती है, क्यूरियस होना पड़ता है, उसके लिए सोचना पड़ता है, सोचने के लिए पढ़ना पड़ता है। आप में से सारी आदतें गायब हैं। तो इसीलिए हनीफ खान को भी ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ी कि खुदा का वास्ता अब भी जाग जाएं। अब भी आपके पास टाइम है, तबाही से बचने का अब भी टाइम है। एक और साहब आ गए एकेडमी ऑफ लेटर्स के, जो बड़े हैं हमारे पास आ गए, गुलजार साहब। गुलजार साहब इज ऑल्सो ट्राइंग कि जी एकेडमी ऑफ लेटर्स आ जाएं। आपको यकीन नहीं आएगा कि गुलजार साहब अपनी बिल्डिंग का झाड़ू भी खुद देते हैं। वहाँ की जो गंदगी है वो खुद दूर करते हैं। बच्चों की जेब से पैसे निकाल के लोगों को चाय का कप ऑफर करते हैं। देयर इज नो फंड्स विद हिम, इसलिए कि वो एकेडमी ऑफ लेटर्स है। क्या ज़रूरत है आपको एकेडमी ऑफ लेटर्स में जाने की और पढ़ने की और सोचने की? मीन ऑल गपशप। हुआ क्या है, रिंग रोड आबाद हो गया है। आप जाएं, बेस्ट क्विजीन इन पाकिस्तान इज अवेलेबल ऑन द रिंग रोड। हर रात हम जाते हैं। अब वहाँ जाके मेला तो देखें, कितने लोग होते हैं, नंबर नहीं होता। आई मीन वन फैमिली आ रही, दूसरी जा रही, एक आ रही, दूसरी जा रही। इट्स सो मच ऑफ फन देयर, कसम से मज़ा है। खाएं पिए सोएं जागे, बाथरूम जाएं, फिर वापस आएं, सोएं पिए जागे। 365 डेज इट इज हैपनिंग। हम सब खुश हैं, कसम से इतने खुश हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और यकीन ना आए तो आज रात को चले जाएं। आज वीकेंड है ना, आज चले जाएं, को मज़ा आ जाएगा। वहाँ जाके वो लतीफ़े, वो खुशियाँ जो उनके चेहरों पे हैं, खा के आई मीन दे दिन वो फ़ोटो उतार के इस दफ़ा का जो कढ़ाई थी उसके तिक्के ऐसे करके पड़े हुए हैं, वो किसी के तिक्के ऐसे करके पड़े हुए हैं। आई मीन दिस इज़ हाउ यू पोर्ट्रे योर टाइम दैट यू स्पेंट एट द सर्कल रोड और रिंग रोड। नेक्स्ट जी, मैंने कुछ तलाश करने की कोशिश की। ये पिछले साल में मैंने इसको थोड़ा सा वो किया था, अपडेट किया इसको। वो जो बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज़ है दुनिया में हुई हैं, उन्होंने लिटरेचर को कैसे मुतासर किया, कैसे लोगों ने, लिटरेचर ने, लिखारियों ने और अदीबों और शायरों ने अपना आप गेयर किया टूवर्ड्स द ट्रेजेडीज़। मैंने सर उसको शुरू किया तो कोई 85 मिलियन लोग मरे थे वर्ल्ड वार 2 में। उसके अगेंस्ट कोई 60,000 के करीब लोगों ने लिखा और कोई 1300 से ऊपर की फिल्में बनी। अब भी जापान के 2 एटम बम, उसको याद किया जाता है। वो हर साल उन 2 दिनों को मनाते हैं जापानी। नेक्स्ट, उसका भी नेक्स्ट, ये एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल डिजास्टर्स पे मैंने पे स्लाइड बनाए। इतना लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है, आपको यकीन नहीं आएगा। ये मर्सिया नहीं है, दीज आर नॉट रोमांटिक स्टोरीज, आशिकी माशूकी की स्टोरीज नहीं है, दीज आर इकोलॉजिकल स्टोरीज। क्लाइमेट चेंज की स्टोरीज अभी इसके बाद हैं। नेक्स्ट जी, फिर नेक्स्ट, ये क्लाइमेट चेंज पे आप ट्रेजेडीज देखें क्या हुआ। मामूली से टेम्परेचर हाई हो गया था और अंग्रेज बर्दाश्त नहीं कर सके जब 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 70,000 लोग मरे यूरोप में। दे जस्ट कुड नॉट ब्रीथ। उनको यकीन नहीं आ रहा था टेम्परेचर इतना हाई चला जाएगा। उस पर किताबें लिखी गई हैं, उस पर फिल्म बने हैं। हम सबको याद है कि वो जो नरगिस आई थी म्यांमार में, नरगिस एक्ट्रेस का नाम नहीं है, तूफान का नाम, और उसमें 1,38,000 लोग मरे। उस पर फिल्म बनी, उस पर किताबें लिखी गई। उसमें होंगी, जैसे हमारे पास इस वक्त रोमांस की सबसे अच्छी फिल्म जो हॉलीवुड की है वो अब भी उसी तरह फ्रेश है, टाइटैनिक। ठीक हो गया, वो
आखिरी जो सीन होता है जिसमें वो बेचारा डूब रहा होता है और आराम से डूब जाता है, उस किस्म की स्टोरी नहीं है ये। जो लोग तहलील हुए हैं ये वो स्टोरीज हैं। नेक्स्ट जी, क्या है मतलब कैसे वर्ड्स शेप करते हैं एक्शंस को, किस तरह आप जानेंगे कि एक्शन आपका वो हो गया है। तो कहते हैं कि जो पावर ऑफ नैरेटिव है फॉर क्लाइमेट एक्शन के लिए, ये जिसके लिए सारी महफिल सजाई गई है, जिसके लिए आप मुझे कुछ देर से सुन रहे हैं, क्या है, हाउ दिस इज हैपेंस। वो कहते हैं स्टोरीज जो हैं वो पर्सनलाइज करती हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा को, ताकि आप उन्हें रिलेट करो विद क्लाइमेट चेंज। जो डेटा आपके पास अवेलेबल है उसकी अगर आप स्टोरी बना लेते हैं वो पर्सनलाइज हो जाता है और आपके पास उसको रिलेट करने का पावर आ जाता है। दैट्स द नैरेटिव। लिटरेचर जो है वो फॉस्टर करता है इमोशनल कनेक्शंस को, ताकि आप क्या करो, ड्राइव करो पब्लिक इंगेजमेंट, लोगों को अपने साथ रखने का, मिलाने का, उनको मुतासिर करने का आपके पास टूल हाथ आ जाए। दैट्स द नैरेटिव, पावर ऑफ नैरेटिव जो कि होगा। मैं ये जो थर्ड बुलेट है इसको आगे जाके डिस्कस करते हैं। साइलेंट स्प्रिंग पे मैं कुछ बातें करूंगा आपको। वर्ड्स एज कैटलिस्ट फॉर पब्लिक पॉलिसी चेंज। कैसे पॉलिसी चेंज करेंगे आप, किस तरह मुतासिर करेंगे वो जो अरबाब इक़्तिदार हैं या जो हमारे ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उनको कैसे करेंगे आप। तो स्पीचेस, बुक्स एंड आर्टिकल्स इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स। कोई ढंग की किताब हो, ढंग की तहकीक हो, वो डेफिनेटली उससे मुतासिर होंगे। हम पॉलिसी मेकर्स को बड़े आराम से अपने अल्फाज से वो कर सकते हैं। अब एक नाम है ग्लोबल, ग्रीटा थनबर्ग एक नाम है। अब एक बहुत टावरिंग शख्सियत है। शी वॉज इन क्लास 5 व्हेन शी स्टार्टेड दिस। उस पर भी आगे चल के बात करते हैं। यूथ क्लाइमेट स्ट्राइक्स हुई थी उसके साथ और अभी भी चल रही है। इंडिजिनस स्टोरी टेलिंग जो है वो इंस्पायर कर दी। जैसे मैंने अभी आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर की थी उसकी, चिड़िया की और कौवे की। लेकिन मैं आपको खुद की एक कहानी सुनाता हूँ जो मैं हर जगह जाके सुनाता हूँ, और ये ट्रू स्टोरी है जो मेरी अपनी है। मेरी माँ कभी स्कूल नहीं गई थी, वो कभी मस्जिद नहीं गई, उनको अपने घर के दरवाजे के बाहर के अगला घर जिनका है उसका भी नहीं था पता। हम उन्हें लाते थे, ले जाते थे। शी वॉज लाइक कन्फाइंड इन अ हाउस फॉर हर एंटायर लाइफ। वो पढ़ी नहीं थी। तो मैं उनको लेकर गया, ये 2003-4 मैं उन्हें लेके गया सैदू शरीफ। तो मैंने माँ को कहा, बीबी ताज़ान सरा स्वाद तबूज़म। वो बड़ी खुश हुई कि मैं उनको स्वाद लेके जा रहा हूँ। शी हैड हर्ड के स्वाद एक खूबसूरत जगह है और ठंडी भी है और पता नहीं क्या क्या है। सो जैसे मैं उन्हें लेके गया, दीज वर लाइक समर्स, और थोड़ी देर बाद मैंने AC ऑन किया। तो वो जो उन्होंने कहा वो तो दोहराने के काबिल नहीं है, लेकिन उनके पास डिक्शनरी में जिस किस्म के भी अल्फाज थे वो उन्होंने मुझे क्या डाले। असा कचे मोरिया नहीं हुई क्या ना बेखतली वो जिस तरह आई मीन। तो वो बोलती रही, मैं खामोश होकर सुनता रहूँ। मैंने आखिर में कहा, बेबी हुआ क्या है, क्यों मुझे आप कोस रही हैं, क्यों। वो उससे कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला है। ये कैसा स्वाद है कि जिसमें AC लगा हुआ है। अच्छा, जब मैं उन्हें ऊपर लेके चला गया हूँ मदीन बहरैन, वहाँ फिर AC और पंखे लगे हुए। तो मुझे कहती है, ये यार तुमने मुझसे मतलब ज़िंदगी का सबसे बड़ा मजाक कर दिया, ये मैं नहीं मानती। मदीन बहरैन में जिस 15 ईयर्स बैक किसी भी छत में कुंडा नहीं था पंखे का। They could not imagine there will be a time कि जब आपको AC की और पंखों की ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरी स्टोरी है। दी स्टोरीज इन्फ्लुएंस, इंडिजिनस स्टोरीज इन्फ्लुएंस, ऐसी लाखों स्टोरीज हैं हर एक के पास। 28 ग्लेशियर्स होते थे बिटवीन बालाकोट एंड नारान, पर्टिकुलरली बिटवीन कागान एंड नारान। देयर आर हार्डली 2 नाउ। नहीं, 26 गायब हो गए, किसी को ख्याल ही नहीं है। वो जिन पे आप यूं सीना छोड़ा होकर कहते जी मेरे पास 7,000 ग्लेशियर्स हैं, 30 ऑफ देम आर नाउ वाटर, पूल बन चुके हैं। देयर आर नो मोर ग्लेशियर्स। आपकी जो वाटर टावर है जिसपे आप इतनी जंगे लड़ेंगे, खत्म। नेक्स्ट,
रोल ऑफ लिटरेचर इन शेपिंग क्लाइमेट कॉन्शियसनेस, मैंने आपको जगाना कैसे है। तो फिक्शनल वर्क लाइक द मिस्टी फॉर द फ्यूचर, आगे चल के इसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा। पोइट्री एंड प्रोज ऑफर होप एंड रेजिलियंस, आप में उम्मीद की लौ जगाता है, आपको बताता है कि आपने लड़ना कैसे है। पोइट्री आप में जज्बा और वो जगाती। आपको अगर क्लाइमेट चेंज के लिए अपने आप को गियर अप करना है, अपने नस्लों को गियर करना है, अपने नौजवानों को बताना है, पोइट्री और प्रोज को पढ़ना है आपने। क्लाइमेट लिटरेचर क्रिएट्स अ शेयर्ड नैरेटिव, आप में एम्पैथी जागेगी, सब लोग एक जैसा सोचेंगे, दूसरे के दुख को महसूस करेंगे। डिजिटल स्टोरी टेलिंग इज ए न्यू फिनोमेनन नाउ, वो जो जितने लोग इस वक्त बैठे हुए हैं वो डिजिटल स्टोरी टेलिंग का हिस्सा है, एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते। मैंने अभी तिक्के की कहानी सुनाई, वो जब कढ़ाई पड़ी हुई होती है तो उसमें तिक्के कैसे पड़े होते हैं, दे एक्चुअली टेल दो स्टोरीज। हम आज 5 लोग गए थे और हमने जो है ना जहाँ वहाँ जाके 12,000 रुपये का डिनर किया या 12,000 रुपये का लंच किया। वो 12,000 रुपये उन्होंने कैसे कमाए, वी ऑल नो दैट। नेक्स्ट, लिटरेचर ब्रिज है बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड टेक्नोलॉजी। अभी इसको स्टार्ट हमने उसी नैरेटिव से लिया था, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ लाता चला जाऊंगा। वी ऑल नो व्हाट इज फ्रैंकेनस्टाइन, डू वी नो व्हाट इज फ्रैंकेनस्टाइन? हाल में किस किस को पता है? किसको, आपको पता है? बताइए। हाँ, तो जो भी तजुर्बा आज आपका गलत होता है या आप अपने साइंस के इल्म को गलत इस्तेमाल करते हो, उसको फ्रैंकेनस्टाइन कहते हैं। अब ये इस्तियारा बन चुका है। तो फ्रैंकेनस्टाइन एक साहब ने नावल लिखा कि जी एक साइंटिस्ट था, उसने एक तख्लीक की, एक इंसान बनाया। वो इंसान उसके उस हिसाब से ठीक नहीं था, उसने उसको छोड़ दिया। उसको फिर तबाह करने के लिए जो पूरा सिस्टम काम करता है वो देखना था उन्होंने। तो ऐसे काम आप कैसे करोगे, इसके लिए लिटरेचर की ज़रूरत है। लोगों को समझाना है किस चीज़ पे कि अनब्राइडल्ड साइंटिफिक इनोवेशंस नहीं करनी है आपने। अगर आपको समझ नहीं है, बराए मेहरबानी अपने इल्म का गलत इस्तेमाल न करें, वरना फ्रैंकेनस्टाइन है। अब ये इससे जनरेट क्या हुआ? पहली दफ़ा साइंस के लिए एथिक्स का ख्याल आया है कि यार साइंस बगैर एथिक्स के किसी जोगे नहीं है, इंसान के फ़ायदे में नहीं है। लिटरेचर का कमाल यह था कि पहली दफ़ा साइंस और लिटरेचर में एथिक्स की बात शुरू हुई। आज जैसे एआई आया, उसके साथ लगा बंदा जो कॉन्सेप्ट आया वो एथिक्स का था कि एआई के लिए एथिक्स कैसे यूज़ होंगी। और आप यकीन करें कि इस वक्त एथिक्स के साथ जो हो रहा है एआई के ज़रिए वो नाकाबिल बयान है। लोगों की जो तस्वीरें बन रही हैं और जो लोगों की फिल्में बन रही हैं, वो मेरे जैसा बंदा तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड आई एम श्योर हम में से बहुत कमज़ोर पठान भी होगा, वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा उसको। जावेद सबरा है, ये कौन है? जावेद सबरा का कहीं जदन ले रहा बोलो इजी आओ कहीं अगर जावेद सबरा है बोला आओ आई नो माते बेगा मैसेज दैट इज व्हाई आई एम सेइंग चेरा टाइम 10 minutes to finish बोले से चलो शो टाइम चता दी यार माता होता सो जदियन वेली ये 11:30 पर बस के खा सर ओके चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट उसको भी छोड़ दो, अब जाओ, अब तेज बजिए और रुको यहाँ। मैं स्पॉट चेक करता हूँ अभी आप लोगों के इल्म को मैंने इस स्लाइड के जरिए चैलेंज करना है। कौन बताएगा ये क्या तस्वीरें हैं? Who will tell what these pictures are all about? These are 1 2 3 4 5 pictures. कोई एक बता दो। राजी? हाँ होता है राशा का ना, he is such a lovely guy. अजी बताइए क्या है? स्पॉट 10 minutes में 2 minutes इस पे लगेगा। अच्छा हाँ जी जी जल्दी बताओ यार, नहीं आता तो ये भी क्या दो नहीं आता, नहीं आता। लेफ्ट जो तस्वीर है लेफ्ट टॉप पे लेफ्ट साइड
मेरी लेफ्ट, अच्छा लेफ्ट साइड, दिस इज क्वांटम कंप्यूटर। और क्वांटम कंप्यूटर के मुतालिक बात यह कि जो कंप्यूटर आपके घरों में पड़े हुए हैं, किसी एक प्रॉब्लम को हल करने में वो कंप्यूटर 10,000 साल लेगा जिसको क्वांटम कंप्यूटर 10 सेकंड में हल करेगा। दिस इज द काइंड ऑफ स्पीड दैट वी आर नाउ फेसिंग। दुनिया और तेजी से तबाह होगी। जो बीच और उस राइट साइड वाली दो तस्वीरें हैं, दीज आर एलोन मस्क्स न्यू व्हीकल ऑफ जर्नी दैट विल टेक यू विद इंटरकॉन्टिनेंटल। विद इन 50 मिनट्स आप अमेरिका से तस्मानिया पहुंचेगी। दीज आर रॉकेट जर्नीज जो वो कर रहा है अभी तो खैर चाइना ने एक और चीज़ निकाल ली है, वो इसका भी बाप है। जो नीचे की तरफ लेफ्ट की तस्वीर है वो एलोन मस्क की मार्स में जो वो कॉलोनी बनाएगा उसकी तस्वीर है, जो डिजाइन वो फाइनल कर चुका है। सर की नहीं, सर आ जाए, मैं आपके इंतजार में हूं सर, ले आए ना और शिला शरा। सर आगे आएंगे प्लीज सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वी वेलकम यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो जो लेफ्ट नीचे की जो तस्वीर है वो एलोन मस्क की मार्स की तस्वीर है, जो वो कॉलोनी बना रहा है वहाँ पे, और 2050 तक ये कॉलोनी एक हकीकत बन चुकी होगी। जो नीचे की तस्वीर है वो मेटावर्स है। मैं बैठा हूँ अपने बिस्तर में पेशावर में और मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा जो एवटार है वो पढ़ा रहा है तस्मानिया में, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा एवटार वहाँ जाके पढ़ा रहा है। ये दुनिया है आपकी, ये फ्यूचर है अभी का। इट्स नॉट द फ्यूचर ऑफ फ्यूचर, इट्स द फ्यूचर इज नाउ। नेक्स्ट चीज, ये जागना है आपने। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं इसको भी स्किप करने लगा हूँ, जाएँ आगे क्योंकि टाइम थोड़ा है मेरे पास। इसको भी स्किप कर जाए जरा। हाँ बस रुको, वापस का बात। सो इस पे बात करता हूँ। 1960s में अमेरिका में एक इलाके में अनब्राइडल्ड डीडीटी का इस्तेमाल हुआ। फसलों के लिए डीडीटी का स्प्रे किया गया, उससे फसल तो आ गई, लेकिन उस साल जिस साल फसल आई और डीडीटी को बगैर सोचे समझे इस्तेमाल किया गया, उस साल बहार नहीं आई, फूल नहीं खिले। उससे मुतासिर होकर इस खातून ने साइलेंट स्प्रिंकल नावल लिखा। इस नावल को दुनिया की तमाम एनवायरनमेंट की मूवमेंट की माँ कहा जाता है। इससे जितनी भी तहारीक है वो इससे चली। इसने किया क्या? अब इससे एक नावल ने लिटरेचर, पावर ऑफ लिटरेचर को हमने इस्टेब्लिश करना है। क्या किया पावर ऑफ लिटरेचर ने? इससे क्या किया? इसने पब्लिक ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो 1972 में यूएस की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया डीडीटी के इस्तेमाल को। उसके बाद चीज़ें सेटल हो गई। लेकिन उससे बड़ा कारनामा क्या हुआ? उससे बड़ा कारनामा ये हुआ कि यूएस ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बनाई अपनी। दैट्स द बिगेस्ट आउटकम ऑफ द लिटरेचर और द नॉवल दैट साइलेंट स्प्रिंग डिड। डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया उसने उसको। हार्ड फैक्ट्स क्या हैं? वहाँ बॉल्ड ईगल था, बॉल्ड ईगल ख़त्म हो गया उस डीडीटी की वजह से और उस अनब्राइडल यूज़ ऑफ डीडीटी की वजह से। सिर्फ 417 रह गए 1963 में। पिछले साल गिनती की गई 71,000 बॉल्ड ईगल गिनती की गए, बिकॉज वो चीज़ रिस्टोर हुई। दिस इज़ द पावर ऑफ लिटरेचर। अगर आप लिखना चाहें बामकसद, आपके पास तख्लीकार किसी मकसद के लिए और किसी चीज़ को ठीक करने के लिए लिखें, दिस इज हाउ यू कैन डू इट। आई मीन वन कैन गेट एक्सपायर्ड। यार फुसफुसी नहीं बजानी, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, फुसफुसी ताली ना बजाएं भाई, बजाएं या ना बजाएं। नेक्स्ट का छोड़ो, जाओ। ये किसी दिन इनको अकेले में सुनाऊंगा मैं, ये सारा कुछ इतना माल है कि जिसकी कोई हद नहीं। मख के साथ बात ये। सो ओ सॉरी, अच्छा अब ये नजर आ जाएगा। सो दिस इज एग्जैक्टली 1 year बिफोर
that I launched my international campaign against climate change, और मैंने तहैया किया हुआ है कि मैंने कॉम्बैट करना है क्लाइमेट चेंज को इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस एंड थ्रू ऑल द अवेलेबल मीन्स। जैसे आज खड़ा हनीफ साहब की बदौलत आपके साथ बात कर रहा हूँ, और मैं काफ़ी अरसे बाद अपने एक सीनियर को और एक दोस्त को यहाँ बैठा पा रहा हूँ बकाया और दोस्तों के समेत। इस क्लाइमेट चेंज के कॉम्बैट की इंटरनेशनल कैंपेन का नाम है चेंजिंग द चेंज, लेट्स कूल इट डाउन। बस करें अब, लेट्स कूल इट डाउन। और उस चेंज को, जो क्लाइमेट चेंज है, उसको भी हमने चेंज करना है, ये तहैया करना है हमने। नेक्स्ट चीज, और मेरी उस ब्रांड का नाम है प्लैनेट पल्स। आपको बड़े आराम से ये समझना है कि तेल और गैस का मुतबादिल मौजूद है। आप कोई और एनर्जी सोर्स यूज़ कर सकते हैं, पानी का कोई मुतबादिल मौजूद नहीं है। नेक्स्ट, अभी अलर्ट जारी हुआ है इस्लामाबाद और पिंडी के लिए, वाटर राशनिंग होगी। 2022 में मैंने पूरा सीज़न गुजारा इस्लामाबाद में, आधा इस्लामाबाद टैंकर पे जी रहा था। एंड इट इज सून गोइंग टू कैच अस हियर इन पेशावर। गुलबहार से लेके पेशावर तक सर्वे किया हमने, 400 फुट पे पानी नीचे चला गया है तबाद में। एंड इट इज सून, और सिर्फ इन लास्ट 4 years 137 फीट नीचे चला गया है पानी। जितना पानी आप खींच रहे हो उतना पानी नीचे जा नहीं रहा। तो द रिचार्ज एंड द एब्स्ट्रक्शन इज इम्बैलेंस्ड। इसी तरह वाटर राशनिंग करनी पड़ेगी अगर आप जाग ना जाएं तो। नेक्स्ट, ये आपका अंजाम होगा। ये 2013 की तस्वीर है। आप देखें कि हमारे यहाँ कुएं होते थे तो कितनी रस्सी की ज़रूरत पड़ती थी। 2013 में क्या सूरत हाल थी। पाकिस्तान इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इन 2025 एज अ वाटर स्केर्स कंट्री। वाटर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा क्यूबिक मीटर इज 660 नाउ। आप बढ़ते चले जाए पाकिस्तान में। एक गेम सबसे मजे का आप खेलते हैं, पाकिस्तान की आबादी में इजाफा करो ना, फिर आप ये भी भुगतो। आबादी में इजाफा करते चले, आपको मजा आते। कौमी खेल है, नेशनल गेम है। नेक्स्ट जी, हम मार्स पे प्लांटेशन का सोच रहे हैं कि हम वहां जाके प्लांटेशन करेंगे मार्स में। दुनिया में दरख्त काट रहे हैं। सो देयर इज अ स्टडी दैट वाज डन बाय येल यूनिवर्सिटी कि जब से दुनिया पैदा हुई थी से लेके तबाही के दहाने तक दुनिया में कितने दरख्त, दे हैव काउंटेड ईच एंड एवरी ट्री ऑन द ग्लोब। एनी आइडिया कितने दरख्त थे दुनिया में तबाह होने से पहले? कितने थे? 6.1 ट्रिलियन ट्रीज इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। आज कितने हैं? 3 ट्रिलियन, आधे से ज्यादा खत्म। आपके पास सिर्फ अमेज़न रह गया है जिस पे आप बैंक कर रहे हो, उसको भी साफ किया जा रहा है। आपको जागना है। नेक्स्ट जी, ये आप नहीं कर सकते, इसका कोई हल नहीं आपके पास। जो टाइम वेस्ट किया आपकी जनरेशन ने, हम तो आप यकीन करें वी वर द वर्स्ट जनरेशन टू इज अलाइव। आपको हम एक तबाहशुदा दुनिया वापस छोड़ रहे हैं। हमें हमारे बुजुर्गों ने फिर कुछ बेहतर दिया था, आपके लिए कुछ अच्छा नहीं छोड़ रहे। खुद करना है आपने, ठीक है ना, खुद करना है। अगर आप तबाह होने से बचना चाहते खुद कीजिए। नेक्स्ट, अब जल्दी करूँगा। अच्छा, 15 साल पहले वी वर सिटिंग इन अ महफिल, मैंने इसीलिए बोतल ले ली थी, और उसमें कहा गया था कि कैसा वक्त आएगा जब पानी बोतलों में पिया जाएगा। मुझे कोट कीजिए कि ठीक 5 साल बाद पेशावर में लोगों के पास उनकी बैकपैक की जगह ऑक्सीजन सिलेंडर होगा। हाल अगर यह है जो चल रहा है, इस तस्वीर को देख लें, मुझे याद करें, मुझे कोट करें स्पेयरिंगली जहां आप कोट कर सकते हैं। ये आपका फ्यूचर है। नेक्स्ट, 2 मिनट और देंगे। पैसे में गरीब हूं, उसका हल है। आपके पास पैसे नहीं है, मेहनत कर लेंगे, चोरी कर लेंगे, डाका डाल लेंगे, किसी को कत्ल कर देंगे, पैसे आ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी सोच गरीब है और आपका एक्शन गरीब है, आपके पास कोई हल नहीं है। देयर इज नो नेशन इन द वर्ल्ड, जितनी भी नेशंस गुजर चुकी हैं, कि वो थिंकिंग एंड एक्शन में गरीब थी और वो तरक्की कर गई, सवाल ही नहीं पैदा होता। आगे एक रस और दे दें, चलें आगे।
इसको पढ़ लें, ये मैंने कहीं लिखा था अपने लिए। और इसके बाद एक छोटी सी कहानी सुना, तो आप आएंगे ऊपर? अच्छा, पॉइंट डन। खुद को सेलिब्रेट करना सीखिए। तो कहते हैं पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? तरक्की ऐसे करेगा जब आप टांगे खींचने के बजाय एक दूसरे का हाथ खींचेंगे। नेक्स्ट जी, ये पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पे हर मोबाइल पे ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो गया है कि आज का दिन क्या है। आज 3 ज़बरदस्त चीज़ें हो रही हैं। आज शब बारात है, आज वैलेंटाइन डे है और आज जुमा मुबारक भी है। तो वो जो एक लफ्ज़ मैंने इसमें से हटा दिया था, उसमें नीचे लिखा हुआ था अपनी उम्र, हैसियत, फ़राइज़ और तरजीह के मुताबिक प्रोग्राम सेट कर ले। वो जो दूसरा लफ्ज़ है यहाँ लिखा हुआ नहीं है, आपको पता है ना उसका मतलब क्या है, वो मैंने कसदन ओमिट कर दिया। तो ये वायरल हो गया था। मैंने लिखा मेरी आज का वैलेंटाइन क्लाइमेट चेंज और लिटरेचर है। अलग का तालीम जाए। वो किधर गया? वो ये साहब और इस साहब ने साजिश करके मुझे जुमे का दिन दिया था कि जल्दी जल्दी से बात करवाएंगे। वो हुआ ये कि अल्लाह ताला ने मुझे अच्छा दिन दे दिया, वैलेंटाइन डे दिया। नेक्स्ट, आखिरी है बस। हाँ जी। सो किताब और लिटरेचर की जो लड़ाई है, सॉरी क्लाइमेट चेंज और लिटरेचर की जो लड़ाई है वो चलती रहेगी। एक चीज़ दोनों को मिल के काम करना पड़ेगा, तब जाके रास्ता ढूंढेंगे। इसको ब्रिज के तरीके से इस्तेमाल करना है। खुदारा सोचिए, बोलिए सच, सच सुनने का हौसला पैदा कीजिए, सच बोलने का हौसला पैदा कीजिए और इस साहब जैसा बनिए। अब एक आखिरी बात, वो बात इससे मुतालिक नहीं है। बात इस तरह है कि इस अंधेरे में जहाँ कोई अच्छी सोच नहीं रखता, हम सब इतने नेगेटिव हो गए हैं कि एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं है। अभी हमें मेहमान को देखते साथ ही दरवाजे को ताला लगाने का वो आ गया है, लोगों को फन आ गया है। ये कहने कि मैं आज अवेलेबल नहीं हूँ, घर पे बैठा होगा लेकिन झूठ बोल रहा होगा। हमने दिल बहुत छोटे कर लिए। ऐसे हाल में जब हनीफ खान और उसकी टीम उठती है और पॉजिटिव थिंकिंग लेके आती है, इरफान जैसे लोग होते हैं, दोस्ती ऑर्गेनाइजेशन बनती है, छोटे छोटे और लोग साथ मिलते हैं, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं। मैं चाहूँगा इस हाल में जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं वो बराए मेहरबानी ज़रा खड़े हो जाएं। हनीफ खान तो खड़ा है, अलग का खड़े हो जाओ, तुम्हें क्या मसला है, खड़े हो। कोई और है ऑर्गेनाइजर? एनीवन एल्स? अच्छा, अब जब मैं कहूँ ना कि ताली बजानी है, ऐसे ताली बजानी है ना कि ये जो बिल्डिंग है ना ये लरस जाए। चले बजाए ताली भी। नेक्स्ट का नेक्स्ट का थैंक यू। ये देख लीजिए रास्ता, उसके आगे करो, उसके आगे का एक और आगे करो। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। टाइम 11:15 जो है हमारा उसका टाइम है। अभी देखें खातिर गज़नवी हॉल में हमारी उर्दू इमला के ऊपर सेशन है, फिर दाऊद कमाल हॉल में ATLF2 इंस्टीट्यूशन एडवर्ड्स कॉलेज इस्लामिया कॉलेज के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। जैतून बानो हॉल में जो है जेंडर एक्विटी पे सेशन है और परेशान खटक हॉल में नेविगेटिंग हैरेसमेंट पे है। लेकिन जाने से पहले मैं डॉक्टर सरीर बादशाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो डॉक्टर खालिद खान साहब को शील्ड पे